मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चात राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों पर डिस्कशन करेंगे। जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचार क्या थे? पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के जो राजनीतिक विचार थे वह सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतिम विचारक हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने हाब्स और लॉक पर डिस्कशन कर चुके हैं। उनके विचारों से हम लोग अवगत हैं, उनके विचारों से हम लोग परिचित हैं कि हाब्स की क्या कंडीशन थी, तब उन्होंने किस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में क्या बताया कि किस प्रकार की राजसत्ता होनी चाहिए, राजा के पास कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन कौन से राइट या पावर्स होने चाहिए, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध करवाया जा सके। लॉक ने तभी हाब्स ने जो है पूर्ण सत्तावाद की बात करते हैं, एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं, पूर्ण सत्तावाद की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि राज सत्ता इतनी अच्छी या इतनी मजबूत नहीं होगी तो इस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों पर आसानी से कानून का शासन नहीं चल पाएगा। इसके बाद जब लॉक आए तो लॉक ने जब मानव स्वभाव की व्याख्या किया तो उन्होंने कहा ह्यूमन इज सोशल एंड जो है ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब सामाजिक प्राणी है तो ह्यूमन नेचर का जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य सद्भावना, सहानुभूति, सामंजस्य और सहयोग के साथ जी रहा है, क्योंकि इनका बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जा रहा था। तो सारी परिस्थितियों के आधार पर जब इनके मानवीय दृष्टिकोण को देखते हैं तो इन्होंने मनुष्य की जो है व्याख्या जब एक अच्छे मनुष्य के रूप में किया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का स्वभाव अच्छा है। और हाब्स ने इसके जस्ट अपोजिट किया। तो उन्होंने जब अपोजिट किया तो उनके विचार इनसे स्वाभाविक ही डिफरेंट होंगे। लॉक के स्वाभाविक के विचार ये आपने इनसे पहले दोनों के विचारों से आप सभी लोग अवगत हैं। आज हम जीन जैक्स रूसो के विचारों पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो अंतिम विचारक है इसके क्या मत थे, इसके क्या विचार थे, इन्होंने इस सोसाइटी में रहते हुए ह्यूमन नेचर का कैसे इंटरप्रिटेशन किया, कैसे व्याख्या किया। क्योंकि हमने इसके पूर्व भी कहा है और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि किसी भी विचारक पर उसके वातावरण और पर्यावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कोई भी थिंकर हो, कोई भी मनुष्य हो, वो जैसे उसका इन्वायरमेंट होगा, जैसे उसका क्लाइमेट होगा, उसका इफेक्ट पड़ना उस व्यक्ति पर स्वाभाविक और अनिवार्य है। वही स्थिति यहाँ जो है जीन जैक्स रूसो के व्यवहार में भी देखने को मिलती है। उन्होंने समाज में उपेक्षित जीवन जिया। उस सभ्य सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की बात है, तो उस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में उन्होंने जो अपना जीवन जिया और उस परिस्थितियों को जो फेस किया तो उसके भी मन में ये देखा कि आखिरकार मनुष्य का व्यवहार कैसा है, एक मनुष्य के साथ एक मनुष्य के कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसी स्थितियों में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कंट्रैक्ट
सामाजिक समझौते में अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। रूसो कोई बहुत पढ़ा लिखा योग्य और डिग्री होल्डर कोई व्यक्ति या प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि उसके अंदर प्राकृतिक प्रतिभा आवश्यक थी। क्योंकि जो बालक कभी स्कूल और कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान में ना गया हो और उसने इतने अच्छे विचार दे दिया कि जब तक राजनीतिक व्यवस्था और राजनीति विषय ये दुनिया और देश में पढ़ाया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तो इस महान दार्शनिक का उल्लेख अवश्य आएगा। उसने जो विचार दे दिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात किया, सामाजिक समझौते की बात किया, तो उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में अन्य विचारकों की भांति मानव स्वभाव की व्याख्या किया। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज का उदय, उसी में राज्य का उदय, उसे से जो है सरकार के उदय की बात करता है। और राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होने चाहिए, इन सभी बिंदुओं के आधार पर जीन जैक्स रूसो भी अपने सामाजिक समझौते की व्याख्या करते हैं। तो रूसो के इन सभी बिंदुओं से फर्स्ट बिंदु पर हम उठाकर देखते हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, मानव स्वभाव की बात करते हैं। तो जीन जैक्स रूसो मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए उसको दो भागों में बांट करके देखते हैं, टू पार्ट ऑफ जो है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के दो पार्ट करके देखते हैं और उसमें पहले पार्ट में प्रिग्मेटिक सोसाइटी अर्थात आदिम युग, आदिम समाज की बात करते हैं, या आदिम युग की बात भी कह सकते हैं कि आदिम युग का जो समाज था वो कैसा था, और उन्होंने उसी को कह सकते हैं निजी उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था, अर्थात प्री कंडीशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की पूर्व की स्थिति। तो जब निजी संपत्ति के पूर्व की स्थिति और इसके बाद जो होती है निजी संपत्ति की स्थिति, तो वो क्या होती है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी या सभ्य समाज। तो मानव स्वभाव में जो है दो भागों में बांट करके रूसो कहते हैं कि जो प्रिग्मेटिक सोसाइटी थी, सभ्य जो है आदिम समाज था, या आदिम युग कहे या आदिम समाज कहे, तो वहां पर प्राकृतिक संपत्ति थी, नेचुरल प्रॉपर्टी थी और नेचुरल भोजन था। प्राकृतिक संपत्ति और प्राकृतिक भोजन था, और वहां इस प्राकृतिक संपत्ति और प्राकृतिक भोजन के साथ साथ प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, नेचुरल लिबर्टी और नेचुरल इक्वलिटी थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता थी, सादगी थी, बहुत सिंपल जीवन जीता था व्यक्ति, ईमानदारी थी, हानेस्टी थी, और विवेकहीन था, वो बुद्धिमान नहीं था, विवेकहीन था उस आदिम युग में। तो जब विवेकहीन था तो क्या था, परमार्थी था, परस्वार्थी था, परोपकारी था। जो कह दे व्यक्ति वो काम करने के लिए तैयार रहता था, एग्री रहता था, हेल्पफुल था, हानेस्ट था, सिंपल लाइफ चलती थी, नेचुरल फ्रीडम और नेचुरल इक्वलिटी थी। तो रूसो ने कहा जो ये आदिम युग का मनुष्य है ये बहुत श्रेष्ठ है और उच्च है, आदर्श बर्बर की संज्ञा देता है। वो कहता है कि ये समाज जो है वाकई में श्रेष्ठ समाज है, क्योंकि सभी लोग समान हैं, सभी के पास स्वतंत्रता है, सादगी ईमानदारी है, विवेकहीन और परस्वार्थी है। तो ये लाइफ किसको अच्छी नहीं लगेगी, सभी को अच्छी लगेगी। और प्राकृतिक संपत्ति है जहां व्यक्ति भ्रमणशील जीवन था, आदिम युग की बात करता है रूसो, भ्रमणशील जीवन था, पेड़ पौधे से मिलने वाले या फल फूल से अपने व्यक्ति जो है उदर पोषण करता था, जीवन यापन कर, कोई मकान किसी के पास फॉर्च्यूनर और ये जो है टोयोटा
ये मार्शल, स्कॉर्पियो, बाइक, जो है स्कूटी, किसी की कोई जरूरत नहीं। सिंपल जीवन था, सभी प्राकृतिक चीजों पर निर्भर था। लेकिन उसी मानव जो है स्वभाव की व्याख्या करते हुए दो पार्टों में देखा, तो पहले पार्ट में रूसो ने इस प्रकार से व्याख्या किया, और दूसरे भाग में जब सेकंड पार्ट में रूसो जब इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की बात करते हैं, सभ्य समाज की बात करते हैं, तो उन्होंने देखा, रूसो ने जो सभ्य समाज में उन्होंने दंश झेला, उसको फेस किया, उन्होंने देखा उस भड़ास निकालने का पहला अवसर मिला। अपने आक्रोश को रिप्रेजेंट करने का रूसो का पहला चांस था, जब अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानव स्वभाव की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्ट एंड साइंस ने, कला और विज्ञान ने किसको जन्म दिया? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति को जन्म दिया किसने? कला और विज्ञान ने। तो जब कला और विज्ञान ने निजी संपत्ति का जन्म दिया, तो व्यक्ति क्या हो गया? विवेकवान हो गया। और जब विवेकवान हो गया तो स्वार्थी हो गया। पराधीन और असमानता आ गई समाज के अंदर। क्या हो गई? पराधीनता आ गया, अब स्वतंत्र नहीं रह गया। और असमानता है, फ्रीडम नहीं महसूस कर रहा, स्वतंत्रता नहीं महसूस कर रहा मनुष्य इस सब समाज में। और क्या है? अनइक्वलिटी उत्पन्न हो गई, क्योंकि निजी संपत्ति के उदय से ही समाज क्या हो गया? वर्गों में विभक्त होने लगा। किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास नहीं। तो क्या हो गई? असमानता आ गई। तो इस असमानता की वजह से व्यक्ति एक नंबर का स्वार्थी, संपत्ति का भूखा, मानवता का दुश्मन। रूसो कहते हैं इस सब समाज ने निजी संपत्ति के उदय से, कला और विज्ञान की वजह से निजी संपत्ति की उदय हुई जैसे, तो पराधीनता और असमानता आई, और इस असमानता ने मनुष्य को संपत्ति का भूखा बना दिया, मानवता का दुश्मन कर दिया, और एक नंबर का स्वार्थी कर दिया। सेल्फिश मैन की बात करते हैं। क्योंकि यदि इन्हीं असमानता की वजह से व्यक्ति क्या है? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही कमाने की होड़ लगी है। कितना करप्शन करना है, किसी का कोई वो नहीं है। लोग अपने वेतन से संतुष्टि नहीं प्राप्त करते हैं। अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क से उसको संतुष्टि नहीं होती कि मैं जितना कमा रहा हूं इसी से मेरे अपने जीवन यापन की पूर्ति करनी है। तो संपत्ति का क्या हुआ? भूखा हो गया। कितना भ्रष्टाचार, कितना घोटाला, कितना क्या कर ले, क्योंकि सब समाज में ही तो हो रहा है, और आदिम समाज में ऐसा नहीं था। मानवता का दुश्मन। अब यहां समझिए कि ये सब समाज, किसी अगर हॉस्पिटल में कोई जाता है तो वहां भी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा है। किसी ऑफिस में जाइए तो यहाँ कितना भी बुजुर्ग हो, कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दीन हो, कितना भी हीन हो, लेकिन वहां के कोई भी लोग इतना मानवता के दुश्मन हो गए हैं कि उनको ये नजर नहीं आता कि 80 इयर्स का बूढ़ा या 80 इयर्स की बूढ़ी माँ या दादी किस प्रकार से यहाँ अपने संकट को देखते हुए यहाँ तक आई, और उसका काम बेवजह रोका जा रहा है। इस समाज, सभ्य समाज को ही कहिए कि जितना यहाँ लोग काम करने के तरीके नहीं खोजते, उतना वर्क को ब्रेकअप या रोकने के तरीके खोजते, उस पर रिसर्च करते हैं। तो रूसो कहते हैं कि इस सभ्य समाज ने जो है पराधीन बनाया, और असमानता आई जो है, उसी से मनुष्य संपत्ति का भूखा, मानवता का दुश्मन, और एक नंबर का स्वार्थी हो गया। तभी रूसो कहते हैं इस मानव स्वभाव की व्याख्या दो भागों में बांट करके देखें। एक आदिम समाज की बात करते हैं, दूसरे सभ्य समाज की बात करते हैं। तभी रूसो का एक कोटेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है।
जब मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, उसके कहने का आशय यही है कि आदिम युग का जो समाज था वहां पर प्राकृतिक संपत्ति थी और प्राकृतिक भोजन था, सादगी और ईमानदारी थी, विवेकहीन और परस्वार्थी था, प्राकृतिक समानता और प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र था, फ्री था। लेकिन जैसे ही इस सभ्य समाज की बात आती है तो इसने लोगों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तभी आदिम मानव को आदर्श बर्बर की या उदत्त बर्बर की संज्ञा रूसो देते हैं। और रूसो ने कहा कि प्रारंभिक मानव काफी अच्छा था क्योंकि उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वह सुखी संतुष्ट व स्वावलंबी था, उसे किसी प्रकार की कोई जो है स्वार्थ पैदा नहीं हुआ था, वह प्राकृतिक भोजन करता था और प्राकृतिक की गोद में अटखेलियां भरता था, उसको अपने आप में मस्त था, वह अपना जीवन सादगी, ईमानदारी और स्वतंत्रता और समानता के साथ जीता था और वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। रूसो पुनः लिखता है कि कालांतर में जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, अब भोजन कम पड़ने लगे। तो कालांतर समय अंतराल के बाद जब कुछ समय के बाद भोजन की कमी एहसास होने लगी और कला और विज्ञान ने जन्म से जो है निजी संपत्ति को क्या कर दिया, जन्म दे दिया, तो और सभ्य समाज के अस्तित्व में आया। तो ध्यान रहे, रूसो ने यहाँ सभ्य समाज का आधार निजी संपत्ति बताया कि जो सभ्य समाज है वो किस पर है, निजी संपत्ति की वजह से टिका हुआ है। यदि सभ्य समाज में निजी संपत्ति न होती तो इसको आधार नहीं दिया जा सकता, इस पर मकान नहीं खड़ा किया जा सकता। एक तरह से क्या है, फाउंडेशन है, आधार है, नींव है। इस सभ्य समाज रूपी विषैले नाग ने मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता को छीन लिया, जैसे हमने मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। उसने पराधीन असमानता की बेड़ियों से जकड़ लिया। रूसो ने कहा, सभ्य समाज ने मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, परमार्थ की भावना को छोड़ उसे संपत्ति का भूखा, मानवता का दुश्मन और स्वार्थी बना दिया, जैसे अभी हमने व्याख्या किया। तो उसके पास, जिसके पास संपत्ति है उसे जाने का डर है और जिसके पास नहीं है उसे पाने की चिंता है। अर्थात कहने का आशय है कि सभी व्यक्ति परेशान हैं। जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे पाने की लालसा है और जिसके पास संपत्ति है उसे जाने का डर बना है कि कोई छीन ना ले, और जिसके पास नहीं है तो सोचता है हम संपत्ति को कैसे इकट्ठा करें, कैसे लोगों का शोषण करें, कैसे चूसें। तो इस प्रकार से रूसो कहता है, तभी हमने कहा कि रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ। इस मानव स्वभाव की दो भाग में व्याख्या करते हुए रूसो ने कहा। रूसो कहते हैं, रूसो के अनुसार सभ्य समाज रूपी प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के दो ही उपाय हैं। अब उसको उपाय बताने लगा कि हम प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौट जाएं, या तो हम उसी अवस्था में पुनः लौट जाएं जो आदिम युग की अवस्था थी। लेकिन यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति को विवेकहीन नहीं बनाया जा सकता। आप कहते हैं ना, जैसे उदारवाद की अवधारणा है, ह्यूमन इज रेशनल एनिमल, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब उसको विवेकहीन कैसे बनाया जा सकता, ये अगर टेक्निक आ जाए, ये विधि आ जाए, तो आप हम लोग उस आदिम युग में या आदिम समाज में पुनः लौट सकते हैं। गो बैक टू नेचर, अर्थात प्रकृति की ओर लौटो, उसी अवस्था की ओर लौटो जिस प्रकार से मनुष्य जी रहा था आदिम युग में। और दूसरे बिंदु पे कहते हैं रूसो कि दूसरा उपाय है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभ्य भी हो, निजी संपत्ति भी हो, लेकिन वहां पर स्वतंत्रता और समानता भी हो। और यही बेटर होगा, यही एक्सीलेंट या यही उत्तम होगा।
क्योंकि वो अवस्था को प्राप्त करना हमारे लिए अच्छी संभव नहीं है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम उसके लिए एक ऐसे समाज के निर्माण करें, ऐसे राज्य का निर्माण करें, ऐसे समाज का निर्माण करें, उसी को रूसो समाज कहता, उसी को राज्य कहता है, उसी को सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज कहता है। तो कहते ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभ्य भी हो, पढ़े लिखे लोग हों, अच्छे हों, क्योंकि पढ़ना लिखना कोई बुरी बात नहीं है, और निजी संपत्ति हो कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना भी आवश्यक है, लेकिन वहां पर स्वतंत्रता और समानता भी हो, यही उत्तम है। उन सभी के साथ साथ वहां स्वतंत्र हो और सभी लोगों के पास आपसी बराबरी हो, इक्वलिटी हो, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो रूसो सामान्य इच्छा को दो भागों में बांट करके देखते हैं। यही रूसो को जो है जनरल बिल या सामान्य इच्छा का सिद्धांत को दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल या रियल विल कहें, एक या यथार्थ इच्छा या जो है रियल विल की बात करते हैं, और दूसरे आइडियल इच्छा या आदर्श इच्छा की बात करते हैं। तो रूसो जर्नल बिल को दो भागों में बांट करके देखते हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा को रियल विल कहते हैं और आदर्श इच्छा को आइडियल विल कहेंगे, आदर्श इच्छा कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो आदर्श इच्छा होती है, रियल विल होती है, क्या होती है? तत्कालिक इच्छा होती है, रिसेंटली विल होती है, तत्कालिक होती, कुछ समय के लिए होती है। वह इच्छा होती है, एक्सटर्नल विल होती है, वह प्राकृतिक चीज जुड़ी हुई होती है। स्वार्थ की इच्छा होती है, सेल्फिश होती है। और ये क्या है? इसका निम्न स्व है, अर्थात जो ये है स्वयं की इच्छा होती है, ये यूनिवर्सल नहीं होती, इस पर सब पर, इसको सब पर लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात ये जो क्वालिटी है निम्न क्वालिटी की है, लोअर कैटेगरी की है, निम्न श्रेणी की है। उन्होंने कहा जो तात्विक आदर जो है आइडियल विल है, आदर्श इच्छा है, वो क्या है? तात्विक है, आंतरिक है, इंटरनल है, नैतिक है, मोरल है, परमार्थ की है, किसी का स्वार्थ है नहीं है, ये श्रेष्ठ है, गुड है, उत्तम है, एक्सीलेंट है, बेहतर है, अच्छी है। तो सामाजिक समझौते की जब इच्छा की बात करते हैं तो रूसो ने इन्हीं के साथ व्याख्या करते हुए कहा कि इन्हीं को जो है सामूहिक जो इच्छा के रूप में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग तो रूसो कहते हैं। हाब्स की तरह रूसो भी एक ही समझौते की बात किया और उसी के द्वारा राज्य सरकार का दोनों का क्या होता है? जन्म होता है। जहां हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को करता है, वहीं रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने अपने अधिकार व शक्ति का समर्पण बिना शर्त, बिना किसी शर्त के संपूर्ण समाज को करता है। वो समूह कुछ व्यक्तियों की बात करता है, ये पूरे सोसाइटी को दे देता है, अर्थात लोकतंत्र की बात कह देता है। समाज को जो है करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नागरिक समाज, राज्य अथवा सरकार का क्या होता है? जन्म होता है। उसी को नाम क्या देता है? सामान्य इच्छा। इसी का नाम क्या है? सामान्य इच्छा। इसी को जो है हाब्स ने कॉमनवेल्थ के रूप में नाम दिया, सामूहिक रूप से। रूसो के अनुसार व्यक्ति अपने अधिकार व शक्ति का समर्पण बिना शर्त संपूर्ण समाज को करते हैं और उस समाज का एक सदस्य होने के नाते वे उसे एक अंश के रूप में प्राप्ति भी कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है उस समाज से जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति अपनी सभी शक्ति और अधिकार किसको देता है? संपूर्ण समाज को। और जब संपूर्ण समाज को दे देता है, वो व्यक्ति स्वयं उस संपूर्ण समाज का एक सदस्य होता है,
तो वो स्वयं भी उसको वो सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि जब रूसो यह कहता है कि बिना शर्त संपूर्ण समाज को समर्पण करते हैं तो सामान्य इच्छा हाब्स के लेवाथन से भी खतरनाक हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो कुछ व्यक्तियों को हाब्स दे करके उस स्थिति को नियंत्रण कर ले सकते थे, लेकिन जब संपूर्ण समाज दुष्ट हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा। अर्थात इसका जो इसका विचार हाब्स से भी ज्यादा खतरनाक, इसीलिए कहते हैं हाब्स का लेवाइथन कटा हुआ सिर के मतलब जो है कटा हुआ सिर के समान होता है। तो निरंकुशता ज्यादा खतरनाक है। जैसे वहां ने कहा कि रूसों की सामान्य इच्छा को शीश रहित लेवायथन की संज्ञा दिया कि जो रूसों की सामान्य इच्छा है वो सिर्फ इतना है कि उसका सर काट दिया जाए और लेवायथन से किसी रूप में कम नहीं है, जिस प्रकार हाब्स के विचार हैं। लेकिन पुनः रूसो जब कहता है कि व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते उसे एक अंश के रूप में भी प्राप्त कर लेता है, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। क्योंकि जिस प्रकार अपने अधिकार एक समाज को सौंप देता है, अब व्यक्ति उस समाज का एक अंश के रूप में उसको सब प्राप्त कर लेता, अर्थात सभी लोगों में एक दूसरे में पार्टिसिपेट की बात होती है, भागीदारी की बात होती है। जब सभी लोग भागीदारी करेंगे तो किसका कंसेप्ट सामने निकल के आता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है। अतः स्पष्ट है कि रूसो सामान्य इच्छा का वर्णन हाब्स से प्रारंभ करता है और लाक पर समाप्त करता है। पहले निरंकुश विचारों के द्वारा अपने उत्पन्न करता है और अंत में शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों का समापन करता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन या कैंडिडेट, राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। रूसो क्या यह बताना चाहते हैं कि आपस में इनके बीच में क्या संबंध है। तो रूसो ने राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध बताते हुए कहा कि व्यक्तियों ने समान इच्छा का निर्धारण इसलिए किया ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित कर सके। क्यों नहीं कहा कि जब तक ये सभी की इच्छा नहीं होगी, जब तक राज्य अथवा समाज का उदय नहीं होगा, तब तक उस समाज में स्वतंत्रता स्थापित नहीं की जा सकती। ना तो स्वतंत्रता स्थापित की जा सकती है और ना ही समानता। अतः यहाँ पर राज्य के साधन व अब जब ये स्वतंत्रता को स्थापित करने की जब रूसो बात करते हैं, अतः यहाँ पर राज्य को क्या मान लेते हैं? साधन, और व्यक्ति को साध्य मान लेता है। और हाब्स व लाक के साथ वह व्यक्तिवाद का भी समर्थन कर देता है, क्योंकि इनका मानना है जो राज्य है ये व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास का क्या है? साधन है। मीन एंड एंड की बात करता है, साधन और साध्य की बात करता है। रूसो जब राज्य पर यह कहता है कि राज्य को क्या कह देता है? साधन मान लेता है, अर्थात जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वो क्या हो गया? साधन हो गया, जिसके माध्यम से मीन और एंड की बात होती है। और व्यक्ति को क्या कर दिया? साध्य कर दिया कि व्यक्ति एक क्या है? अंतिम लक्ष्य है कि अपना सार्वभौमिक विकास कर सके। और कहाँ कर सकता है? राज्य अथवा सामान्य इच्छा पर। तो जब ऐसे राज्य और को साधन और राज्य को व्यक्ति को साध्य मान लेता है, तो रूसो हाब्स और लाक की तरह वो व्यक्तिवाद का भी समर्थन करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वह सामान्य इच्छा का विचार दे करके यह कहता है कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक अंश है। इस प्रकार वह सायवी सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी का जो है समर्थन करता है। करके जब वो ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थन करता है, राज्य क्या है? एक राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक अंश है। जब वो इस प्रकार के सायवी सिद्धांत का समर्थन करता है तो एक प्रकार से क्या बन जाता है? आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि जो रूसो की सामान्य इच्छा का विचार ही आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत है। यदि रूसो ने अपने विचारों में या अपने सामान्य इच्छा का सिद्धांत ना देते तब ये आदर्शवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में इनकी एक पहचान ना होती। इस प्रकार रूसो एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ा है जहां एक तरफ व्यक्तिवादी तथा दूसरी तरफ आदर्शवादी है। राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मान करके वो व्यक्तिवाद के एक तरफ संधि स्थल पर खड़ा है और दूसरे वाद राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को एक अंश मान करके एक ऑर्गेनिक थ्योरी को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है या स्वाभाविक सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है, तो दूसरे और आदर्शवाद पर अर्थात दोनों के संदेश पर एक तरह से ज्वाइंट प्लेस पर खड़ा हुआ है कि एक तरफ व्यक्तिवाद और दूसरे तरफ आदर्शवाद। अपने रूसो ने अपने विचारों को लेकर के ये आज के रूसो के विचार यहीं तक, और जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक संबंधी विचारों का पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ जीन जैक्स रूसो, तो जो रूसो के राजनीतिक विचार हैं वो प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, राज्य समाज और सरकार का उदय, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के साथ व्याख्या करते हुए उसके संपूर्ण राजनीतिक विचारों पर चर्चा किया। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक सुनने वाले छात्र का ये एक तरह से कंसेप्ट डेवलप करने में उसका सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।